हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सिडक्शन एपिसोड 41। कहानी शुरू करते हैं। वहीं अभिमन्यु के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि अभिमन्यु के सामने देखते हुए ही बोलता है, सोई क्यों नहीं चाहत? नींद नहीं आ रही थी? अभिमन्यु मुड़ा और चाहत का चेहरा अंधेरे की वजह से ठीक से नहीं दिख रहा था। अभिमन्यु ने धीरे से चाहत के चेहरे को पकड़ा और आगे बढ़ उसके माथे पे किस कर लिया। चाहत की आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। वो अभिमन्यु के गले लग गई। अभिमन्यु भी उसे अपनी बाहों में भरे खड़ा रहा। कुछ वक्त के बाद चाहत को हल्की हल्की नींद आने लगी। ये देखकर अभिमन्यु ने उसे बाहों में उठाया। चाहत अपनी अधखुली आंखों से उसे देखती, फिर अभिमन्यु के गले में अपनी बाहें डाल देती। अभिमन्यु मुस्कुराकर उसे रूम में ले आया। अभिमन्यु वहाँ से फिर जैसे ही जाने को हुआ, चाहत ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया, फिर बेड के दूसरी तरफ हल्का सा हट गई, जिससे वो अभिमन्यु को बगल में लेटने को बोल रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी हो गई। अभिमन्यु भी चाहत के बगल में लेट गया। चाहत फिर अभिमन्यु के बाजू के ऊपर अपना सिर रख कर लेट गई। सुबह के 5 बजे साहिल का कमरा। अवनी अभी भी सो रही थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। साहिल कुछ टाइम के बाद बाहर आया चेंजिंग रूम में और वो चला गया। इस वक्त रूम में डिम लाइट जल रही थी। साहिल जब चेंज करके बाहर आया, उसी वक्त अवनी आवाज़ सुनकर उठ गई। उसकी आंखों में अभी भी नींद थी। सुबह सब बहुत देर तक सो रहे थे। साहिल ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग अवनी। वैसे बाजू में फ़ोन उठाकर टाइम देखा, फिर साहिल की तरफ देखकर बोली, इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? साहिल मिरर में खड़े होकर रेडी होकर अपने आप को देखता है और अवनी की बात सुनकर वो उसके पास आकर बोलता है, एक बहुत ज़रूरी काम है, मुझे वहाँ बहुत जल्द पहुँचना होगा। अवनी, ऑफिस का काम है या पोस्टपोन नहीं कर सकते? साहिल, ऑफिस का काम नहीं है। साहिल ने फिर अवनी की आंखों में देखकर कहा, अवनी वहाँ से आकर तुम्हें कुछ बताना है। अवनी ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, फिर आके बोलती, कब तक आओगे? साहिल, 2 दिन में। देरी नहीं कर सकता, इसलिए जल्द ही जाना होगा। साहिल ने फिर अवनी के माथे पर किस करके कहा, अब तुम सो जाओ, बाद में उठना। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उठ गई। साहिल, क्या हुआ, उठ क्यों गई अवनी? अभी छोड़ अवनी, यह अभी थोड़ी सो सकती हूँ। कोई तुम्हें उठाने आया तो? अवनी ने यूं बात मुंह बनाकर कहा। साहिल मुस्कुराकर, फिर जल्दी से ये रूम तुम्हारे नाम ऑफिशियली करना होगा ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। अवनी मुस्कुराकर उसे कंधे से पकड़कर रूम से बाहर ले जाते हुए बोलती है, ठीक है, अब चलो, जल्दी जाओगे तभी तो जल्दी आओगे। साहिल मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। अवनी भी उससे अलग हुई। सुबह के 7 बजे चाहत का कमरा। अभिमन्यु की आंखें खुली हुई थी। चाहत अभिमन्यु के सीने पर अपना चेहरा रब करते हुए बोलती, डेविल, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। वहीं अभिमन्यु के चाहत के चेहरे को देख फिर उसके गाल पर छोटी से किस करके बोला, ठीक है, आराम करो तो मैं बाहर जा रहा हूँ। चाहत ने आंखें बंद किए हुए ही अपना सिर हिला दिया। अभिमन्यु मुस्कुरा कर उठा, फिर वहाँ से चला गया। 9 बजे सब डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। वानी जी सबको नाश्ता सर्व करते हुए बोली, साहिल कहाँ रह गया? कर्ण, माँ, साहिल ने मैसेज किया कि वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गया है, जाना ज़रूरी था तो वो सुबह ही निकल गया। वहीं वानी जी, ये लड़का भी ना पहले नहीं कह सकता तो मैं सुबह जल्दी उठ के नाश्ता बना देती। कर्ण, माँ, उसने कहा ना वो बाहर ब्रेकफास्ट और लंच डिनर सब कर लेगा, परेशान मत हुआ करो, उससे पता है आप यही कहोगी, इसीलिए उसने आपको नहीं बताया। कर्ण की बात सुनकर वानी जी ने अपना सिर हिला दिया, जैसे बोल रही हूँ, साहिल का तो कुछ भी नहीं हो सकता। ग्लास का बड़ा सा महल जहाँ इस वक्त साहिल मौजूद था। कुछ वक्त वहाँ एक औरत आई। साहिल ने उसे देखा और आगे जाके उनके पैर छूकर कहा, अम्मा। अम्मा आगे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, मुझे पता था तुम जल्द ही आओगे। अम्मा ने फिर आगे बढ़ते हुए कहा, चलो मेरे साथ। साहिल उनके पीछे चला गया। अम्मा ने चलते हुए कहा, साहिल, अब तुम्हें अभिमन्यु को जल्द ही सच बताना होगा। तुम सबको अब पूरी तरीके से तैयार रहना होगा। साहिल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। दोनों जाकर सोफे पे बैठ गए। अभिमन्यु को
साहिल, अम्मा कल रात वो सब क्यों आए थे? अभी तो चाहत का पूरी तरीके से आमने सामने में वक्त है ना, फिर वो लोग किसके लिए आए थे? अम्मा ने साहिल की तरफ देखकर कहा, उसके लिए जो शैतान के मकसद को हासिल करने का एक रास्ता है। साहिल हैरानी से अम्मा को देख रहा था। अम्मा आगे बोली, नीले झरने की दीवार को खोलने का रास्ता है वहाँ, वो उसी को ढूंढ रहे थे, शायद उन्हें पता चल गया होगा। साहिल, पर वो कौन है? चाहत और रूही उसके रक्षक है, पर चाहत अकेली उसके अंदर जा सकती है। वो फिर तो क्या चाहत के लिए आए थे? अम्मा, तुम्हें ये किसने कहा कि चाहत अकेली वहाँ जा सकती है? अम्मा की बात सुनकर साहिल की आंखें छोटी हो गई। अम्मा आगे बोली, तुम्हें लग रहा है कि चाहत ही वही इंसान हो सकती है ना? साहिल ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा, पर ये तो उनकी ही वंशज से ही है कोई। साहिल इतना ही बोलते बोलते रुक गया। अम्मा साहिल के चेहरे को देखकर मुस्कुराकर कहती हैं, कहाँ, यही सोच रहे हो तुम ना? साहिल ने उसकी बात धीरे से बुदबुदाया, करण। अम्मा, हाँ कर्ण, वो सब कर्ण को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि चाहत के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। किसी को इस बारे में पता भी नहीं कि इन सब में मल्होत्रा परिवार कहाँ से आता है। उसका परिवार सालों से झील नील झरने की रक्षा में है। पहले कर्ण के दादाजी, उनकी मौत बहुत जल्द ही हो गई। उसके बाद से उनकी रक्षक सिर्फ अदिति ही बची थी। अदिति की जगह जब चाहत है और कर्ण अपने दादा की जगह पे। साहिल इन सब नए सच को सुनकर पूरी तरीके से हैरान था। उसे नहीं पता था कर्ण भी इन सब में एक हिस्सा बन गया है। अम्मा, कर्ण को इस बारे में नहीं पता है और ना ही समय जी को किसी को नहीं पता है। साहिल, तो फिर वो सब कर्ण तक पहुंच जाएंगे कैसे? अम्मा, वो सालों से उसे ढूंढ रहे हैं। साहिल, शायद उन्हें ये पता चल गया होगा कि अदिति यही थी, और अगर उन्हें ये शक हुआ होगा तो शक के ज़रिए वो कर्ण तक पहुंचना आसान होगा। साहिल ने अपना सिर नीचे करके अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे से ढक लिया। अम्मा उससे देखकर बोलती हैं, नियति में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। कब क्या होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता। साहिल, पर अम्मा चाहत? अम्मा, तुम्हें क्या लगता है चाहत इन सब के लिए क्यों चुनी गई है? साहिल तो खुद भी ये बात नहीं जानता, वो क्या ही कहता। अम्मा आगे बोली, चाहत और अदिति दोनों का जन्म एक ही दिन एक ही समय पर हुआ है, ये बात किसी को नहीं पता। साथ ही और एक ज़रूरी बात जिसके बारे में सिर्फ अदिति को ही पता था, वो जल्द ही चाहत भी जान जाएगी। साहिल हैरानी से, कौन सी बात? अम्मा, चाहत के पास अदिति की शक्तियों के साथ और भी कई सारी शक्तियां हैं, पर क्या और कैसे ये सब हुआ इसके बारे में कुछ नहीं पता। साहिल का अब सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने चिढ़कर कहा, पर चाहत कैसे संभालेगी उसे, तो कुछ पता ही नहीं है। साहिल की इस बात पे अम्मा ने एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चाहत को कुछ नहीं पता? साहिल, मतलब? अम्मा उठकर बोली, चाहत आधा सच जान चुकी है साहिल, अब वो और जानने की कोशिश भी करेगी, शायद कर भी चुकी होगी। वहीं मल्होत्रा मेंशन में चाहत अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जहां उसे कल के हुए कुछ पल याद आए। फ्लैशबैक। चाहत हॉल में कमरे में तरफ जाने लगी। उसी वक्त उसे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई है। चाहत ऊपर न जाकर कॉरिडोर की तरफ चली गई, जहां एक दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा अक्सर बंद ही रहता था, जो डायरेक्ट गार्डन की तरफ खुलता था। चाहत जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसे लग रहा था जैसे उसके आसपास कई सारे लोग चल रहे हैं। चाहत अब सामने देखते हुए जा रही थी। आगे एक फाउंटेन था जो काफ़ी बड़ा था। ये फाउंटेन घर के पीछे की तरफ था, जो सूखी हो रही थी, पर आज वहाँ पानी था। चाहत ने ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गई। वो जैसे ही आगे बढ़ी, उसका पाँव फिसला और वो उस फाउंटेन में गिर गई। गिरते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरे समुंदर में गिर गई हो। अंदर उसकी आंखें अचानक से बंद हो गईं। जब उसकी आंखें खुली, चाहत किसी दूसरी ही जगह पे थी।
घना जंगल, शाम का वक्त। चाहत खुद को किसी दूसरी जगह पर देखकर शॉक्ड हो गई। उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए जहाँ से हल्की रोशनी आ रही थी। चाहत को दूर से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही थी। चाहत जैसे आगे बढ़ी, उसने देखा एक औरत, लंबे बाल खुले हुए थे, ग्रीन कलर की साड़ी और उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। सामने एक आदमी खड़ा उसे हंसते हुए देख रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं तुझे जैसे ही ख़त्म करूँगी फिर मेरे पास बहुत सारा धन होगा। शैतान मुझे अमीर से भी अमीर बना देगा। अदिति उसकी बात पे हंसकर बोली, जितनी खुशी मनाना है मना ले, पर याद रखना तेरी मौत बद से बदतर होगी। उदय अदिति की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उदय, पार बीवी नहीं तो क्या हुआ, उसकी कहीं ज़्यादा आगे हूँ मैं। पर आपको उदय के बारे में कुछ बातें पता चल जाएंगी। उदय, तुम कोई इंसान ही मार सकता है, पर जब तक मेरे पास शक्तियाँ थी कोई ऐसा नहीं कर सकता। पर अब तू एक आम इंसान की तरह है और आज मैं ही तेरा अंत बनकर आया हूँ। अदिति के चेहरे पर न डर था और ना ही अपनी हालत पे अफसोस, तो बस उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी, जैसे वह उदय का भविष्य देख पा रही थी। उदय ने फिर एक तेज तलवार निकाला और तलवार राजघराने में इस्तेमाल करने वाली राजाओं की तलवार थी। उदय ने हंसते हुए ही बिना वक्त गवाए तलवार अदिति के पेट में घुसा दिया। अदिति की आंखें बंद हो गई, आंखों में से एक कतरा आंसू का बह गया और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कान के साथ कहा, विक्रम, अब आपकी अदिति भी आपके पास आ रही है। उदय फिर वहाँ से चला गया। अदिति, जिसकी आंखें बंद थी, उसने अचानक से आंखें खोली और चाहत की तरफ देखा। जब ये सब हो रहा था तो चाहत चिल्ला रही थी। वो आगे बढ़ना चाह रही थी पर वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पाँव को जकड़ लिया हो। अचानक से चाहत के सामने एक अलग ही नज़ारा आ गया, जहाँ हर तरफ फूल थे और पहाड़ थे। उसी के बीच में चाहत। तभी अदिति चलकर उसके पास आई। वही ग्रीन कलर की साड़ी और खूबसूरत चेहरा, आंखों में एक चमक और एक प्यारी सी मुस्कुराहट, बिल्कुल किसी परी की तरह। अदिति उसकी तरफ देखकर बोली, नील पहाड़ की नगरी की नई राजकुमारी और नील झरने की रक्षक, आज ये तुम्हारा स्वागत है। चाहत, आप हैं कौन? कोई आपको मार रहा था, वो सब, पर आप यहाँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अदिति मुस्कुराकर, शांत रहो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। पहले मैं कौन हूँ? मैं हूँ तुम्हारे प्यार और तुम्हारी करीबी दोस्त की माँ। चाहत, क्या? अदिति मुस्कुराकर, चाहत, प्यार कौन है? तुम्हें पता है? तो पता तो चल गया है ना? अदिति की बात सुनकर चाहत की आंखों के सामने अभिमन्यु का चेहरा आ गया। अदिति आगे बोली, और तुम्हारा करीबी दोस्त। इस बार चाहत को शौर्य की याद आई। चाहत, आप? अदिति, ऐसी बहुत सी सच्चाइयाँ हैं जो तुम्हें जानना है, तुम्हें अपने बारे में भी जानना है। हे फ्रेंड्स, मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक बाय।